तो कल से आधे घंटे का हम करंट का टॉपिक भी ले चलेंगे, प्री कम में दोनों उसमें कवर होगा, और पीटी का जो बैच चलेगा तो चलाएंगे ही। तो हम लोग समाजवाद को शुरू करें और कार्ल मार्क्स को पढ़ें। तो सबसे पहले हम बार बार जब एक क्लास में कहते हैं बच्चों समाजवाद की परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है, परिभाषाएं बनाना सीखो। आप कहेंगे पर परिभाषा बनाए कैसे? इसका समाजवाद जो है, तो हम बार बार कहते हैं वाद मतलब विचारधारा हो गई बच्चों, समाज की विचारधारा। तो समाज की विचारधारा देने की जरूरत क्यों पड़ी? कहा जाता है यहां पे शुरुआत में जब औद्योगिक क्रांति से के आने के पहले विश्व में कई घटनाएं ऐसी घटित हो रही थी। जैसे आप लोग जब पीछे हम हालांकि पूरा लेक्चर पढ़ाए हुए हैं, बहुत जल्दी तो वहां पे आगे बढ़ेंगे। हमने उसमें कहा था कि हम सामंतवाद व्यवस्था जब पढ़ रहे थे मध्यकालीन विश्व में, तो मध्यकालीन विश्व से आधुनिक विश्व में बदलने के दौरान 15वीं या 16वीं सदी से जो है पश्चिमी विश्व जो है वो आधुनिक विश्व में तब्दील होने लगा था। और जब आधुनिक विश्व में वो तब्दील होने लगा था, तो आधुनिक विश्व में तब्दील होने के क्रम में उसमें क्या हुआ, काफी परिवर्तन हुआ था। कई परिवर्तन हुए। परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण जो इकोनॉमिक परिवर्तन है। जब हम समाजवाद पढ़ा रहे हैं तो समाजवाद में आप लोग एक बात ध्यान रखिए, इस समय के जितने भी थिंकर होंगे वो सारे थिंकर्स हमेशा भौतिक पक्ष को केंद्र में रखेंगे। उनका मानना यह है कि अगर कहीं भी भौतिक परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन अपने साथ और अन्य परिवर्तनों को जन्म देता है। शुरुआत भौतिक परिवर्तन से होती है। आशय क्या है? मान लीजिए कि आप हैं, आप क्या है, आप अच्छी खासी आपकी इनकम है, अच्छी खासी आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, 9 धनाढ्य के रूप में आप सामने आ गए। और सामने आने के बाद अब आपके पास जब पैसे आ जाएंगे तो आप कहते हैं पैसे के साथ थोड़ा पावर भी हमको कमाना चाहिए, पावर के लिए हमको राजनीति में जाना है। और आप राजनीति में गए, जब राजनीति में आप जाएंगे तो आप अब क्या करेंगे, अपनी विचारधारा को लागू करवाने का प्रयास करेंगे कि हमारी चीजें इस तरह लागू हो। तो पहले परिवर्तन क्या हुआ, आपका इकोनॉमी मतलब भौतिक परिवर्तन हुआ, आपकी इकोनॉमिक स्तर आपका सुधरा। जब इकोनॉमिक स्तर सुधरा तो ऐसे ही मान लीजिए कि एक इतने बड़ी क्लास में जितने लोग आज बैठे हो, इन सबकी इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छी इंप्रूव हो जाए। और इंप्रूव होने के बाद अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग चाहोगे जो आपका 9 धनाढ्य वर्ग, जो नया वर्ग सामने आया है, इस वर्ग की भागीदारी पॉलिटिक्स में बढ़ जाए। तो एक तरीके से आपका सामाजिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन से आपका सामाजिक परिवर्तन हुआ, और सामाजिक परिवर्तन फिर अपने साथ राजनीतिक परिवर्तन लेके आता है। और जब राजनीतिक परिवर्तन आएगा तो राजनीतिक परिवर्तन भी में क्या होगा, विचारधारा को परिवर्तित करने का प्रयास अब आप करेंगे कि पहले से जो विचारधारा चली आ रही थी वो विचारधारा को पीछे छोड़ के आप अपनी विचारधारा लागू करवाने का प्रयास करोगे, क्योंकि अब आप पावर में आ रहे हो। तो कार्ल मार्क्स हो या उनके पहले की, तो इन लोगों ने कहा कि भाई साहब पहले समाज में भौतिक परिवर्तन होता है, फिर वो अपने साथ सामाजिक परिवर्तन लेके आ जाता है, और वो सामाजिक परिवर्तन फिर राजनीतिक परिवर्तन लाता है, और राजनीतिक परिवर्तन अपने साथ फिर क्या होगा, वैचारिक परिवर्तन लाएगा, और वैचारिक परिवर्तन फिर क्या करेगा, सामाजिक परिवर्तन लाएगा। क्योंकि अब आपकी विचारधारा जब रिवर्स होकर फिर पहुंचेगी तो आपके आसपास वाले भी उसी तरीके से फिर वो भी प्रमोट होगा, उनका भी। तो उन्होंने कहा केंद्र में हमेशा भौतिक परिवर्तन केंद्र में होता है। तो इन लोगों ने उस परिवर्तन को केंद्र में देखा। तो जब हम इनको पढ़ा रहे हैं तो पीछे का जो रिवीजन है उसी को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसी को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कई बच्चे जो जुड़ रहे हैं ऑफलाइन वाले, तो ऑफलाइन वाले बच्चे कल से ऑफलाइन प्रेजेंट रहिएगा, स्पेशली उनके लिए हमारी वो है, उसे रिक्वेस्ट समझिए या उसे ऑर्डर समझिए, ठीक है। अब हमने कहा कि हम भौतिक पक्ष को ही देखेंगे, हम भौतिक पक्ष को केंद्र में रख के समाजवाद को समझेंगे। इन लोगों ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स या इनके पहले के लोगों ने, कि समाजवाद की जरूरत क्यों, इसकी विचारधारा क्यों देने की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने कहा कि 15वीं सदी के आसपास मध्यकालीन विश्व आधुनिक विश्व में परिवर्तित हो रहा है। मध्यकालीन विश्व आधुनिक विश्व में परिवर्तित होने के पीछे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक सभी कारण जिम्मेदार थे। वहां पे विस्तृत पढ़ाए हैं। अब क्या हुआ कि जब एक बार 9 धनाढ्य वर्ग सामने आ गया, जिसे आप मध्य वर्ग के रूप में भी जानते हैं, हम 3 वर्ग का बहुत नाम लेंगे। एक होता है मध्य वर्ग, एक होगा निम्न वर्ग। निम्न वर्ग जिसे आप सर्वहारा वर्ग के रूप में भी नाम जानते हैं, और मध्य वर्ग जिसे आप बुर्जुआ वर्ग के रूप में भी नाम जानते हैं इनका। तो इनका नाम अब यहाँ पे लगातार यूज होगा। तो मध्य वर्ग या 9 धनाढ्य वर्ग उसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सामंतों के पैरेलल में वो नया धनाढ्य वर्ग सामने आया था 15वीं 16वीं सदी में, जब रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया था एक तरीके से। और रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद अगर हम मैप का आपको दिखाते हैं, एक मिनट, वर्ड मैप को भी आ जाने दीजिए।
इमेज। आप देखते जाइएगा, ये जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं टर्की वाला, जब यहाँ ऑटोमन साम्राज्य आके बैठ गया, एक तरीके से ये रास्ता ब्लॉक हो गया था, हमने आपको बताया था। अब एक तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, जो ये रोमन साम्राज्य पूरा देख रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है। यहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन हो गया था। राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ जो यहाँ का मध्य वर्ग था, इस मध्य वर्ग के लिए अब नए व्यापारिक मार्ग खोजने के उसमें उन्होंने क्या किया था, यहाँ के राजाओं के साथ, जो छोटे छोटे राजा, जो डिवाइड छोटा छोटा राज्य हुआ था, तो यहाँ के राजा के साथ हाथ मिलाया था, क्योंकि यहाँ सामंती व्यवस्था थी, राजा की स्थिति कमजोर थी। मैंने बताया था राजा के नीचे सामंत थे और सामंत मजबूत थे, जिसे लॉर्ड बैरन नाइट के रूप में जानते थे, और जनता से राजा का जुड़ाव नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो नया व्यापारी वर्ग आया, अब सामंत लोग अपने राइट छोड़ने को तैयार नहीं थे। तब जो मध्य वर्ग, मान लीजिए आपके पास पैसा आ गया, अभी तक आपके मान लीजिए राजा प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उन तक आपका जुड़ाव नहीं, उनके बीच वाले जो हैं वो अपनी पावर, क्योंकि अगर आपका डायरेक्ट जुड़ाव हो जाएगा तो उनकी पावर कमजोर होगी। लेकिन आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप डायरेक्ट मोदी जी से मिलने के लिए आपके पास एक्सेस आ जाएगा, और आप मोदी जी से मिलेंगे, कहेंगे देखिए आप हैं और आपकी आम जनता से पकड़ ये लोग बनने नहीं दे रहे हैं आपके बीच वाले, और क्यों, और आप भी मजबूर इसलिए क्योंकि आपके पास भी पैसे नहीं है, इन्हीं बीच वाले ही आपको पैसा पहुंचाते हैं। तो एक काम करते हैं, पैसा डायरेक्ट हम आपको फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन आप जो बीच की जो हायरार्की है इनको कमजोर करके थोड़ा मेरा साथ दीजिए कि हम और जगह अपना व्यापार का विस्तार कर सकें। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। वही हाल यहाँ पे भी हुआ। तो यहाँ पे क्या किया कि जो यहाँ के नौ धनाढ़ या मध्यवर्ग उभर कर आया था 15वीं-16वीं सदी में, कैसे आया था वो घटना पीछे का अभी आप समझ लीजिए, वो उभर कर आए थे। अब वो लोग उभर कर आए हैं, उन्होंने राजा के साथ हाथ मिलाया है। राजा को भी लगा ठीक है, हमको भी इनकी जरूरत है, क्योंकि बीच के मध्यस्थों को हमको कंट्रोल करना या इनको खत्म करना है। तो यही कहा गया कि भाई राजा ने एक तरीके से मध्य वर्ग के साथ हाथ मिलाया 15वीं-16वीं सदी में, और इसी घटना को हम वाणिज्यवाद की घटना के रूप में जानते हैं। वाणिज्यवाद की परिभाषा इसी से बनती है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित एक आर्थिक परिघटना थी। आर्थिक परिघटना मतलब आम जो मध्य वर्ग था उनको पैसे की जरूरत थी, उसको उनको विस्तार देना था, और राजा को क्या था, राजा को पावर की जरूरत थी। तो राजा अपने अकॉर्डिंग उनका यूज करेगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा मतलब राजा की महत्वाकांक्षा से संबंधित आर्थिक परिघटना। इसीलिए उन व्यापारियों को क्या हुआ, यहाँ के राजाओं ने सपोर्ट दिया और दुनिया में को खोजने के लिए फिर निकल चले, क्योंकि अभी तक अभी रास्ता जब उनका बंद हो गया तो उनको ये पता था कि दुनिया गोल है, हम एक रास्ते पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत पहुंचने का दूसरा रास्ता होगा। अतः 1498 में, पहले 1492 या 93 में कोलंबस निकला, और कोलंबस निकला तो स्पेन के राजा ने उनको भेजा था कोलंबस को। कोलंबस इटली का रहने वाला था, उसको व्यापारी के रूप में उसको भेजा, जाओ भारत को खोजो कि भारत पहुंचने का दूसरा रास्ता कौन सा है। जब भारत खोजने की बात करते हैं मतलब भारत के नए रास्ते की खोजने की बात करते हैं, क्योंकि भारत तो बहुत पहले से भारत खोजा हुआ था, इनका व्यापार इस रास्ते पे चलता था। लेकिन 1453 में ऑटोमन साम्राज्य ने पूर्वी रोमन साम्राज्य को परास्त करके रास्ता ब्लॉक कर दिया था। तब अब इनके जो यहाँ के जो राजा थे, इन्होंने क्या किया, मध्य वर्ग के पे हाथ मिला और कहा तुम रास्ता खोजो, तुमको हम संरक्षण यहाँ पे देंगे। तो अब मध्य उससे फिर कोलंबस निकला। कोलंबस भारत न पहुंच के वो पहुंच गया अमेरिका, और अमेरिका की खोज हो गई। और फिर उसके बाद 98 में पुर्तगाल ने वास्को डिगामा को भेजा, और वास्को डिगामा भारत पहुंच गया, उसने भारत की खोज कर डाली। अब इन लोग को एक नया रास्ता मिल चुका था, और मध्य वर्ग को व्यापार करने के लिए अब इनके लिए यहाँ का जो नया धनाढ़ वर्ग था, इसके लिए भी बढ़िया था कि अब राजा संरक्षण दे रहा और व्यापार कर सकता है। और व्यापार करने के क्रम में वो भारत आते हैं, एशिया में आते हैं, व्यापार अपना शुरू करते हैं, चीजें अच्छी होती हैं। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति और सुधरने लगती है, उनकी आर्थिक स्थिति और सुधर जाती है। एक समय तक जब आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधर जाएगी, अब आपके पास और ज्यादा पैसे आ गए हैं, तो आप कहेंगे भाई साहब अब तो हमारा विस्तार हो चुका है, अब हम थोड़ा पावर भी हमको मिलना चाहिए। अभी तक राजा ही अपना पूरी महत्वाकांक्षा पूरी कर रहा था, तो उन्होंने कहा राजा से कि अब आपको कुछ शब्दों का, सवालों का जवाब देना पड़ेगा, पर आपके निर्णय में हम अपनी भागीदारी चाहते हैं। यही तो प्रबोधन हुआ कि मध्य वर्ग था वो 18वीं सदी तक आते आते इतना मजबूत हो गया कि अब वो राजा के ऊपर ही क्वेश्चन करने लगा और कहने लगा कि भाई हमको भागीदारी चाहिए, हमको भी आपके निर्णयों में भागीदारी चाहिए। तो कहे भागीदारी चाहिए का मतलब, कहे कि मतलब अब राजा निरंकुश नहीं रहेगा,
एक संविधान बनाना पड़ेगा, संवैधानिक राजतंत्र लाना पड़ेगा। और संवैधानिक या सीमित राजतंत्र मतलब एक कानून तुम बना दो, इसी के अंतर्गत तुम अपना निर्णय लो। और सीमित मताधिकार मतलब सीमित मताधिकार कह रहे हैं, मताधिकार जो धनाढ़ लोग हैं उनको भी मत देने का उसमें अधिकार दो, ठीक है ना। अभी सीमित की बात करेंगे, क्यों करेंगे सीमित का, ये भी कॉन्सेप्ट है, अभी तुरंत जल्दी से हम जोड़ के आपको बता देते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब जब प्रबोधन काल 18वीं सदी में आएगा तो जब राजा को लगेगा यार इसको तो हम ही ने बढ़ावा दिया था, संरक्षण दिया था, आज ये बहुत आगे बढ़ गया, हमारे ऊपर ही हाथ रखने का प्रयास कर रहा है, तब फिर हो जाएंगे जो कुलीन वर्ग था उनसे कहेंगे कि देखो यार गलती तो हमसे हुई, लेकिन अब एक मध्य वर्ग जो है बहुत ज्यादा आगे आ रहा, हमारे पास तुम हाथ मिलाओ। लेकिन हमने कहा कि पैसे की पावर इतना होती है कि उसके सामने सारी पावर फेल हो जाती है। तो वह हुआ भी यहाँ वही। अब पैसे की पावर के आगे मध्य वर्ग इतना सशक्त हो चुका था कि प्रबोधन की धारा को पीछे मोड़ना उनके बस की बात नहीं रह गई थी। इसलिए प्रबोधन के बारे में कहा जाता है, प्रबोधन एक ऐसा तार्किक घटना थी। प्रबोधन मतलब लोग अब प्रबुद्ध हो चुके थे, वैज्ञानिक मान्यताओं को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया था, और राजनीतिक क्षेत्र में प्रबोधन अब सीमित राजतंत्र या संवैधानिक राजतंत्र की मांग कर रहा है, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में अब ओपन इकोनॉमी की बात यहीं से शुरू हुई एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ महोदय आए, कहे हमको ओपन इकोनॉमी दो, मतलब अब जो है कितना उत्पादन करना है, कितना वितरण करना है, राजा नहीं बताएगा, जो उत्पादन और वितरण अब बाजार डिसाइड करेगा, कि बाजार बताएगा कितना, मतलब मांग और पूर्ति के नियम से ही बाजार डिसाइड हो। तो इन्होंने कहा ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए। मध्य वर्ग कह रहा तार्किक, राजा जी आप तार्किक बनिए, आपकी महत्वाकांक्षा 200 साल तक चल चुकी कुमारीज्वात के रूप में, ठीक है। अब आप एक काम करिए, हम लोग को और स्वतंत्रता दीजिए, आप मत बताइए कितना उत्पादन कितना वितरण हो, बाजार को बताने दीजिए, बाजार में जितनी मांग होगी उतना हम उत्पादन करेंगे। तो बच्चों यहीं से कॉन्सेप्ट आर्थिक क्षेत्र में ओपन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट यहीं पे आया, प्रबोधन की मांग के अनुसार, क्योंकि प्रबोधन की मांग आर्थिक क्षेत्र में ओपन इकोनॉमी की थी, ठीक है। अब आती है सामाजिक क्षेत्र में, तो सामाजिक क्षेत्र में कई थिंकर आएंगे, रूसो आएंगे, कहेंगे व्यक्ति का महत्व तो पुनर्जागरण के साथ बढ़ गया है, लेकिन प्रबोधन के साथ साथ अब पूरे समाज का को तुम वैल्यू दो। अब यहां से वो सामाजिक पक्ष की बात करने लगेंगे। तो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अभी प्रबोधन का समय आ गया। प्रबोधन ने कई ऐसे परिवर्तन लाए, और इफी का प्रबोधन के विचार इतने आगे बढ़ गए कि इफी का एक बहुत बड़ा परिणाम अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के रूप में आप देखते हैं, पूरा वहां मैंने जोड़ा था। लेकिन हम समाजवाद का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों इसको समझा रहे हैं वो बताते हैं। क्योंकि जब ओपन इकोनॉमी आ गया, ओपन इकोनॉमी आने के बाद अब औद्योगिक क्रांति को बल मिलेगा, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, तो औद्योगिक क्रांति को बल मिलता है। औद्योगिक क्रांति को बल सर्वप्रथम कहां मिला था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम आई। क्यों आई थी? सारे रीजन लिखा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं वहां पे, 7-8 उसका सामाजिक रीजन, आर्थिक रीजन, वही सारे रीजन वहां पे हमने बताए हुए थे। और एक बड़ा रीजन था कि धार्मिक रीजन क्या था, वहां प्रोटेस्टेंट लोग थे। जो प्रोटेस्टेंट क्या हो, ये लोग तार्किक थे, और तार्किक लोग जहां पे थे हर एक जगह तर्क की बातें किया करते थे। और प्रोटेस्टेंटों का मानना था, क्योंकि जब ईसाई धर्म रूढ़िवादी था तब वो कहता था कि लोग मुनाफा नहीं कमा सकते, लोग ब्याज नहीं ले सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट लोग कहते थे नहीं, आप ब्याज लो, मुनाफा कमाओ। तो जो वहां पे व्यापारी वर्ग को बहुत सपोर्ट मिला, एक बड़ा रीजन वो भी था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ गई, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पूरे अन्य देशों की औद्योगिक क्रांति पे पड़ा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब औद्योगिक क्रांति जब आ जाएगी तो लाभ क्या होगा? जो नौ धनाढ़ वर्ग है इनको लाभ तो हो ही रहा है, मध्य वर्ग लाभान्वित हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्टों का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो जा रहा है। लेकिन एक हमेशा से एक कहावत कार्ल मार्क्स भी वो कहता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये लोग जो हैं, ये लोग हमेशा, अब शोषण और शोषित का संबंध बताया है कार्ल मार्क्स ने, कि ये लोग हमेशा शोषणकर्ता की भूमिका में ही रहेंगे। और इन लोगों ने मजदूरों का शोषण शुरू किया, लाभ का जो लाभांश था वो मजदूरों तक उसका हस्तांतरण, मतलब सरभारा वर्ग निम्न वर्ग तक उसका हस्तांतरण नहीं किए। और समय समय पे आप देखते रहे, मध्य वर्ग हमेशा निम्न वर्ग का साथ लेके आंदोलन तो करता रहा है, लेकिन जब मध्य वर्ग का काम पूरा हो गया, निम्न वर्ग को छोड़ दिया है उसने, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल दें, अन्ना आंदोलन में मध्य वर्ग सड़कों पर कौन उतरा था? निम्न वर्ग वाले उतरे थे, सब लोग सड़कों पे उतरे। उसके बाद जब सरकार बन गई, अब निम्न वर्ग की कितनी पूछ कहां पे है किसी कुछ भी नहीं पता है। ऐसा नहीं, पुराने आंदोलनों में भी यही है। पुराने आंदोलन में जब भी सड़कों पर कभी मध्य वर्ग कम उतरता है, बेचारे जो सरभारा निम्न वर्ग वाले हैं वही सड़कों पर उतर के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, और जो मध्य वर्ग है वो केवल नेतृत्वकर्ता की भूमिका में होगा, जहां डिसीजन मेकिंग की भूमिका में होगा, और उसका हित जहां पूरा हो गया तो वो निम्न वर्ग को छोड़ देगा। इसीलिए कहा गया भाई जो निम्न वर्ग वाले लोग थे
निम्न वर्ग का हमेशा शोषण मध्य वर्ग शुरुआत से करता रहा है, उसका जब काम पूरा हो गया तो उन निम्न वर्ग को छोड़ देता है। तो कार्ल मार्क्स ने वही कहा कि भाई जो सरबराह लोग हैं, जो सॉरी जो बुर्जुआ लोग हैं मध्य वर्ग, इनसे किसी नरमी की आशा मत करो, ये लोग तुम तक लाभांश कभी पहुंचाएंगे नहीं, तुमको इनसे छीनना पड़ेगा। तो यहीं पे बात आएगी वर्ग संघर्ष की। तो बच्चों, जब क्योंकि औद्योगिक क्रांति आने के बाद कहा जाता है वास्तविक समाजवाद की अवधारणा अस्तित्व में औद्योगिक क्रांति आने के बाद आई, भले उसके पीछे एक से अधिक कारण जिम्मेदार थे। पीछे के 2 लेक्चर में थोड़ा मैंने बताया, पढ़ाया है आप लोगों को कि उसके पीछे क्या क्या रीजन और जिम्मेदार थे। कहे एक काफी रीजन भले जिम्मेदार थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति का रीजन सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार रीजन था, जो कि समाजवाद को लेकर सामने आने के लिए आवश्यक था। अब औद्योगिक क्रांति जब शुरुआत में आई तो जो शुरुआती समाजवादी थिंकर थे, लुई ब्लांक, चार्ल्स फोरिये, ठीक है ना, साइमन, ये लोग जो शुरुआती लोग थे, इन लोगों ने कहा कि आपसी समन्वय के माध्यम से हम लोग समाजवाद ले आते हैं। अब अपने टॉपिक पे हम आते हैं, समाजवाद। तो कहे समाजवाद का मतलब क्या है? तो समाजवाद का अगर आप लोग को परिभाषा पूछे, कौन बच्चा बताएगा समाजवाद की परिभाषा? समाजवाद की परिभाषा अगर आपसे पूछें तो समाजवाद की परिभाषा कौन बताएगा? समाज का सामूहिक नियंत्रण। गुड, ऐसे ही समाज बनाना है। समाजवाद मतलब समाज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्यों समाज की बात कर रहे हैं? हर एक चीज, किसी भी सब्जेक्ट पढ़िएगा, ज्योग्राफी वाले सर भी आएंगे, हर एक चीज के पीछे क्यों पूछिएगा। जिस समय आपने क्यों और कैसे कॉन्सेप्ट हर जगह समझ लिया, वहां पे आपको मान के चलिए आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। हमने क्या कहा, आप 70% पढ़ के जाइए, आप इतने आगे रहेंगे पीटी और मेंस में कि आपका पीटी और मेंस में चिंता ही नहीं रहेगी, क्योंकि वहां जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा आपको वहां पे दिमाग लगाना, कॉन्सेप्ट लगा के, तभी तो वही तो आपको जोड़ना पड़ता है वहां पीटी में। तो इसलिए कहते हैं कि रटो मत। अब हम समाजवाद को पढ़ा, समाजवाद क्यों लाने की जरूरत पड़ी? हमने कहा समाज में एक आर्थिक असमानता आ गई थी कि नहीं आ गई थी? औद्योगिक क्रांति के साथ धनाढ्य होते जा रहे थे, निम्न वर्ग तक लाभांश दे नहीं रहे थे, गरीब और गरीब होता जा रहा था। जब समाज में एक आर्थिक असमानता आ गई तो आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए, आर्थिक पुनर्वितरण करने के लिए ही तो समाजवाद की जरूरत पड़ी थी। अगर आर्थिक समानता रही होती तो समाजवाद की जरूरत पड़ती कभी आप लोग को? कभी इसकी परिभाषा देने की जरूरत पड़ती ना। इसका मतलब क्या हुआ? अब समाजवाद की परिभाषा जब आया अस्तित्व में, क्योंकि आर्थिक पुनर्वितरण करने हेतु समाजवाद की परिभाषा अलग अलग थिंकर्स ने जो इसकी परिभाषा दी वो तो दी है, इसकी एक परिभाषा अपनी बनाई है। अभी आज समाजवाद और साम्यवाद में अंतर भी समझ जाएंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स पढ़ा रहे हैं हम। हमने कहा कि इसकी जरूरत तब पड़ी जब आर्थिक असमानता आ गया। आर्थिक समानता लाने के लिए इसकी परिभाषा देने की या इसका कॉन्सेप्ट सामने लाने की आवश्यकता पड़ी। बच्चों, अब इसकी परिभाषा हम बनाते हैं समाजवाद, मतलब समाज की विचारधारा, जहां वाद जुड़ जाए मतलब विचारधारा से है, अर्थात समाज की विचारधारा। तो समाज की विचारधारा कैसे, मतलब यहां समाज, संपूर्ण समाज की बात हो रही है, इतना चीज दिमाग में रहेगा। तो अब और आर्थिक पक्ष का बात है तो परिभाषा भी आर्थिक पक्ष से निकलेगी। तो इसकी परिभाषा हम करेंगे कि उत्पादन और वितरण के साधन पर, इधर आप ध्यान दीजिए, हम लिखा देंगे और लिखाए भी हैं, आप पीछे पेज लिख लीजिएगा, समझ जाएंगे तो अपने आप परिभाषा बना लेंगे। उत्पादन एवं वितरण के साधन पर व्यक्ति या व्यक्ति समूह का नियंत्रण ना होकर समाज का सामूहिक नियंत्रण होना ही समाजवाद है। आप समझ रहे हैं ना? मान लीजिए उत्पादन और ये वितरण, ये उत्पादन और वितरण है। उस उत्पादन के और वितरण पे मान लीजिए 1 2 3, एक व्यक्ति का निजी नियंत्रण ना हो, कितना उत्पादन कितना वितरण हो, या इन तीनों का सामूहिक नियंत्रण ना हो। किसका सामूहिक नियंत्रण हो? समाज का। समाज में जितने लोग हैं सबका सामूहिक नियंत्रण हो, क्योंकि कहा जाता है प्रकृति के पास अपार संसाधन है, अगर सब लोग उसका बराबरी सही से यूज करो तो प्रकृति का दिया हो तो सबके लिए है ना, आपके लिए स्पेशल क्यों ज्यादा हो। तो इसीलिए उन्होंने कहा व्यक्ति या व्यक्ति समूह का नियंत्रण ना होकर उत्पादन और वितरण पर समाज का सामूहिक नियंत्रण होना, यही तो समाजवाद की परिभाषा है। अब जो लोग समाजवाद और साम्यवाद से कंफ्यूज होते हैं, अभी कंफ्यूज मत होना, वो हम बताएंगे कि क्या है दोनों का। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। फिर इसके बाद का मामला आया, अब समाजवाद की चीजें आगे बढ़ी तो जो शुरुआती थिंकर्स आए, लगभग जिसका समयकाल हम कहेंगे 17वीं और 18वीं सदी में जो थिंकर्स आए थे, जिनको हमने लास्ट क्लास में कराया था, लुई ब्लांक, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरिये और जितने भी थे, इन लोगों ने क्या कहा कि जो समाजवाद लाना है मतलब समाज का सामूहिक नियंत्रण करवाना है। तो बात आए कि कैसे, क्या तो बता दिया, समाजवाद की परिभाषा के साथ क्या हो तो क्या का तो पता लग गया ना, कि उत्पादन और वितरण के साधन पर समाज का सामूहिक नियंत्रण
लेकिन अब बात आती है कैसे, कैसे हो, तो कैसे को बताने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग थिंकर्स आए थे। तो जो पहले शुरुआत में थिंकर्स आए 17वीं 18वीं सदी के शुरुआत में जो आए उन्हें आरंभिक समाजवादी कहा गया। तो आरंभिक जो समाजवादी लोग आए, तो आरंभिक समाजवादी लोग में जिसमें चार्ल्स फोरिये, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लांक, सेंट साइमन, इन लोग का नाम बताया था आपको कल, और सबके बारे में इन्होंने कैसे कहा था बताया था। इन सब ने क्या कहा कि समाजवाद आ जाएगा। मान लीजिए आप लोग उच्च वर्ग वाले हो, मतलब मध्य वर्ग वाले हो, आप लोग धनाढ़ लोग हो, हम हैं निम्न वर्ग के, ठीक है। अब हमारे बीच में वर्गीय डिवीजन आ गया कि नहीं, वर्ग का डिवीजन आ गया, आप मध्य वर्ग हम निम्न वर्ग, वहां जहां वर्ग का डिवीजन आ गया, तो ये लोग जो लोग थे शुरुआती आरंभिक समाजवादी जिसे हम कह रहे हैं, इतने लोग आरंभिक समाजवादी कह रहे हैं। आप लोग पेज को 2 फोटो कॉपी करा के सुनिए अभी आज। ये जो आरंभिक समाजवादी लोग थे, इन्होंने कहा कि ये जो समाजवाद लाने का तरीका क्या है कि वर्ग हमारे और आपके बीच में समन्वय स्थापित किसी तरीके से हो जाए। समन्वय स्थापित हो जाएगा तो आप क्या करोगे, पैसे का थोड़ा ट्रांसफर मेरे पास भी कर दोगे और समाजवाद आ जाएगा, समान वितरण हो जाएगा। तो सभी ने अपनी अलग अलग तरीका बताया, लेकिन इन सबके केंद्र में क्या था मैटर, वर्ग समन्वय। वर्ग समन्वय का मैटर था बच्चों, इन लोग के केंद्र में वर्ग समन्वय का मुद्दा था। इन्होंने कहा वर्ग समन्वय के आधार पर हम एकीकरण कर दें। आप समझ रहे हैं कहने का सेंस कि वर्ग समन्वय, तो अलग अलग तरीका इन लोग बताया कैसे वर्ग समन्वय किया जाए। लुई ब्लांक महोदय कह रहे हैं अगर राज्य का थोड़ा सा मजबूत आधार हो जाए और राज्य का कंट्रोल बढ़ जाएगा, तो राज्य का जब कंट्रोल है तो वो धीरे धीरे लोगों पे कानून बना के उनसे कहेगा इतना पैसा तो तुमको मिनिमम वेजेस देना पड़ेगा। तो लुई ब्लांक महोदय कहे कि वर्ग समन्वय होगा, दोनों लोग एक कानून को मानो। जो मध्य वर्ग कह रहे हैं कि सरकार को मजबूत कर दो, इनका मानना है कि राज्य का आधार मजबूत बना दो, और राज्य मजबूत हो जाएगा, एक कानून बना देगा, और कानून बना देगा तो ये भी लोग जो नए धनाढ़ ये जो आए औद्योगिक वर्ग वाले, ये बुर्जुआ लोग भी क्या करेंगे, फिर अपना लाभांश नीचे तक पहुंचाने लगेंगे। वर्ग समन्वय, हर जगह वर्ग समन्वय। चार्ल्स फोरिये महोदय भी यही तरीका बता रहे हैं कि सामूहिक खेती करवा देते हैं, सबको फायदा हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे आए, फ्रेंड साइमन महोदय आए, इन लोग सब लोग अलग अलग समय में आके कि इन्होंने कहा कि जो है एक संतुष्ट श्रमिक, मतलब श्रमिकों की सुविधाएं बढ़ा दो, और श्रमिक की सुविधाएं बढ़ जाएंगी तो और मेहनत से काम करेंगे तो और उत्पादन बढ़ाएंगे, तो सबको विन विन सिचुएशन सबके लिए हो जाएगी। तो ये जितने भी थे शुरुआत में आए वर्ग समन्वय, मतलब आराम से प्यार मोहब्बत से सारा काम होता रहे। इसको हमने कल यहां तक कराया था, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हुआ 1848 तक आते आते, क्योंकि 1813 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चरम पर आ गई थी, उसके बाद यूरोप के अन्य देश औद्योगिकृत हो रहे थे, उधर अमेरिका भी औद्योगिकृत होना शुरू हो चुका था, क्योंकि उसके यहाँ क्रांति सफल कब हुई थी 1783 में। उसके बाद वो धीरे धीरे वहां भी औद्योगिकरण आने लगा था, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो सारे देश औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, यूरोप और अमेरिका। अब जब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये महोदय प्यार से कह रहे थे पैसा दे दो, लेकिन 1848 तक आते आते प्यार से पैसा देना छोड़िए, उस मध्य वर्ग जो अभी तक निम्न वर्ग के पास हाथ मिला के फ्रांस की क्रांति कर रहा है, 1830 की क्रांति कर रहा था, 1848 की क्रांति कर रहा था, इनको पीछे छोड़ता है और राजा के पास हाथ मिला लेता है। उसको पता था अगर इन निम्न वर्ग वाले इकट्ठा हो गए ना तो कल को हमारे जेब से पैसा निकाल के लेके चले जाएंगे। इसलिए हमेशा इन लोगों ने कहा कि सीमित राजतंत्र या संवैधानिक राजतंत्र लाओ, प्रजातंत्र के लिए कभी मध्य वर्ग नहीं कहा कि प्रजातंत्र लेके आओ, क्योंकि प्रजातंत्र आ जाता है तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा अमीर होते तो वहां पर टैक्स लगवा के पैसा खींच लेता तुम्हारे जेब से। इसलिए हमेशा उन लोगों ने सीमित मताधिकार कहा, सीमित मताधिकार हो, सबको मताधिकार मत दो, सीमित रहेगा तो उसमें जिसके पास पैसा वही वोट देगा, अपने अकॉर्डिंग नीतियां बनवा पाएगा। इसलिए पूरी हिस्ट्री की जर्नी में मध्य वर्ग हमेशा सीमित राजतंत्र और सीमित मताधिकार की बात करेगा, कभी भी वो प्रजातंत्र की बात नहीं करेगा बच्चों की। प्रजातंत्र कभी मध्य वर्ग कभी नहीं कहेगा प्रजातंत्र लेके आओ। हुआ यही यहां भी। अब जब मध्य वर्ग ने क्या किया 1848 तक आते आते, आपको मैंने बताया था पीडमॉन्ट सार्डिनिया के से हाथ मिलाया और राजतंत्र के अधीन इटली का एकीकरण करवा दिया। इटली का एकीकरण पढ़ाया है ना। उसके बाद मैंने कहा कि वहां पे लुई नेपोलियन का हाथ मजबूत करके फ्रांस में भी राजतंत्र स्थापित हो गया है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और उसके बाद आप देखेंगे पूरी जहां जहां भी है अब मध्य वर्ग ने राजा के पास हाथ मिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको डर हो गया कि समाजवाद की परिभाषा समाजवादी निम्न वर्ग वाले कहीं उभर कर सामने ना आ जाएं। तो 1848 का समय आया
और 1848 का समय आया, कार्ल मार्क्स का उदय होता है। कार्ल मार्क्स 42 में अपना कॉलेज छोड़ते हैं और 48 में वो पहली बार कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जारी करते हैं। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जारी करके कार्ल मार्क्स ने कहा, भाई साहब ये जो शुरुआती लोग हैं, ये आरंभिक समाजवादी हैं, इन लोगों ने जितनी परिभाषाएं कही, प्यार मोहब्बत की कोई चीज होती ही नहीं है। ये लोग प्यार मोहब्बत की दुकान सजाते रह गए और वो लोग उनका शोषण करते रह गए, जहां मौका पाया निम्न वर्ग को धक्का मारते रह गए। तो प्यार मोहब्बत छोड़ो। मजदूरों से कहा, मजदूरों तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया है। तुम्हारी कंडीशन जानवर की कंडीशन हो गई है, तुम लोग सेल्फ एलिनेशन की कंडीशन पहुंच गए हो कि तुमको भी इतना काम कराया जा रहा है, तुमने अपनी नियति मान ली है उसको। दिन भर रात भर काम कर रहे हो तुम्हें काम करो, अपने मालिक के प्रति विद्रोह कर दो तुम और छीन लो उनको, जरूरत पड़े तो रक्त बहा दो उनका। तो उन्होंने एक तरीके से रक्तपूर्ण क्रांति की बात की और उसे कहा कि एक वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक मतलब हम तार्किक पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने इसलिए अपने समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा। तो अभी तक बच्चों अगर हम एक डायग्राम बनाएं, हम ये कहें कि एक प्रारंभिक समाजवादी थे जिनके बारे में कल हमने क्लास में बताया है। एक प्रारंभिक समाजवादी थे तो जो वर्ग समन्वय की बात करते थे। कार्ल मार्क्स आए, कहे इनका यूटोपिया है, एक कल्पना में जी रहे हैं कि प्यार से वो भाई साहब के पास जाएंगे, कहेंगे हमको कल से 20,000 हमारी सैलरी कर दो और हमारी सैलरी भाई साहब 20,000 कर देंगे, या मान लीजिए आप इंडस्ट्रिस्ट हैं, आप 20,000 हमारी सैलरी कर देंगे। तो हम ये यूटोपिया में जी रहे हैं। प्यार मोहब्बत से आप बढ़ाने वाले नहीं हो, आपके खिलाफ स्ट्राइक करेंगे और जरूरत पड़ी नहीं बढ़ाओगे तो जबरदस्ती छीन लेंगे तुमसे। तो वही कार्ल मार्क्स ने कहा कि वर्ग समन्वय का जो माध्यम बता रहे हैं शुरुआती 4-5 जो थिंकर्स हैं ये लोग, का CSR आएगा, गांधी जी आएंगे भी बताएंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ अगर होगा तो आप यहाँ जोड़ सकते हो क्योंकि उसमें वर्ग समन्वय की बात की जा रही है, लेकिन हम कहेंगे कि वहां बताएंगे कार्ल मार्क्स का भी, अब आप पढ़ते जाइए वहां बिल्कुल जोड़ेंगे आप लोग। हमने कहा कि वर्ग समन्वय की बात कहें तो कार्ल मार्क्स ने कहा यूटोपिया है। यूटोपिया मतलब जो कल्पना में जीते रहते हैं कि भैया कल को हम एग्जाम बैठेंगे, सो के उठेंगे, कल हमारा एग्जाम निकल जाएगा, हम IAS बन जाएंगे, बिना पढ़े हम कल को IAS का एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे। बस मेंस लिखने का मौका नहीं मिल रहा। 99% कहते हैं जिस साल मेंस लिखेंगे उस साल बचेगा ही नहीं यूपीएससी, ठीक है ना। आधे बच्चे तो इसी यूटोपिया में रहते हैं, 99% बच्चे कभी मेंस की दहलीज भी नहीं पहुंचते हैं, पीटी नहीं पास हो पाते हैं। वो उसमें समस्या यही है, पढ़ने का तरीका वही है, यूटोपिया में रहते हैं। जब तक आप तरीका नहीं बदलोगे कैसे पहुंच पाओगे वहां पे। तो वही कहा कार्ल मार्क्स ने, इनका यूटोपिया जो वर्ग समन्वय की बात कर रहे हैं, प्यार से कोई जेब पे पैसा नहीं निकालने वाला है, आपको छीनना पड़ेगा। और इन्होंने कहा कि वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा, वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा, कार्ल मार्क्स ने कहा। आप समझ रहे कार्ल मार्क्स को आने की जरूरत क्यों पड़ी, अपनी परिभाषाएं क्यों देने की जरूरत पड़ी कार्ल मार्क्स को? क्योंकि कार्ल मार्क्स ने बताया कि प्रारंभिक समाजवादी जो तरीका सुझाए थे वो सफल हो ही नहीं पाया समाज में, और जब वो तरीका सफल नहीं हो पाया, मतलब वर्ग समन्वय का तरीका नहीं सफल हो पाया, तो उन्होंने कहा वर्ग संघर्ष करो, ये अपने आप सब चीजें तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। अभी बताएंगे कैसे वर्ग संघर्ष करो, वो तरीका ये बताएंगे, अभी बताएंगे हम उस तरीके को। और इसको इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद नाम दिया, कहा ये वैज्ञानिक समाजवाद का आधार है, इसको इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद नाम दिया। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? इन्होंने इसको वैज्ञानिक समाजवाद नाम दिया था, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं? आप जब वैज्ञानिक समाजवाद का नाम ये दे रहे थे, तो अगर इन्होंने कहा कि जो आर्थिक पुनर्वितरण है समाज में या देश में, समाज संसाधनों का आर्थिक पुनर्वितरण वर्ग संघर्ष के माध्यम से ही संभव है, और वर्ग संघर्ष के माध्यम संभव, तो उन्होंने कहा वर्ग संघर्ष कैसे करोगे तुम? तब इन्होंने इसका तरीका सुझाया, कहा तुम्हें क्रांति करनी पड़ेगी। कहा क्रांति कैसे करनी पड़ेगी? कहा कि क्रांति 3 चरणों से गुजरेगी। पहला चरण क्या होगा कि पहला चरण क्या है कि बुर्जुआ वर्ग को भी साथ लेके, सबको साथ लेके, अभी तक मध्यवर्ग ने तुम्हारा यूज किया, अब तुम इनका यूज करो। जो राज्य का सत्ता है, सत्ता के केंद्र पर इन लोग के साथ क्या करो कि तुम हम पहले राज्य के सत्ता का केंद्र हथियाओ, जो राज्य को हथिया लो, और उसके बाद क्रांति पे, एक बार जब क्रांति में सत्ता को तुम्हारे अंतर्गत आ जाएगी सत्ता, तो सत्ता तुम्हारे अंतर्गत आने के बाद तुम उसी मशीनरी का सहारा लेकर, जिस मशीनरी के सहारे कभी तुमको बुर्जुआ वर्ग ने तुम्हारा यूज किया था, उसी मशीनरी का सहारा लेकर इन बुर्जुआ वर्ग को समाप्त कर दो दूसरे चरण में।
तो इन्होंने 3 चरण की क्रांति बताई। रुकिए, इन्होंने कहा वैज्ञानिक समाजवाद लाने का, वैज्ञानिक समाजवाद मतलब आर्थिक जो पुनर्वितरण है, वो आर्थिक पुनर्वितरण 3 चरणों की क्रांति पे पूरा हो जाएगा। कहा कि पहला चरण क्या होगा, दूसरा चरण क्या होगा, तीसरा चरण उन्होंने बताया। कहा कि पहले चरण में आप काम क्या करो कि पहले राज्य की सत्ता को नियंत्रण में लो अपने, और राज्य की सत्ता पे जब तुम्हारा नियंत्रण हो जाएगा तो क्रांति का पहला चरण पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरे चरण में तुम क्या करो कि जो राज्य की मशीनरी है, मतलब शासन प्रशासन व्यवस्था, जो उसी मशीनरी पे क्या करो, उसका सहारा लेके बुर्जुआ को भी समाप्त कर दो। यहां द्वितीय चरण में बुर्जुआ को समाप्त कर दो। ठीक है। और जब एक बार समाज से बुर्जुआ समाप्त हो जाएंगे, मतलब मध्य वर्ग समाप्त हो जाएगा, तो बुर्जुआ जब समाप्त हो जाएंगे तब इसका मतलब कौन बचेगा, क्योंकि राज्य पे कुछ शुरुआत में तुमने कब्जा कर लिया, अब तुम और बुर्जुआ बचे हो जब क्रांति दूसरे चरण में गई है। और जब अब तुम वहां पे राज मशीनरी का सहारा लेके बुर्जुआ को मार दोगे तो क्रांति अपने तीसरे चरण में पहुंच जाएगी। और वहां पे क्या होगा, वहां पे केवल कौन बचेगा, निम्न वर्ग ही बचेगा, सरभारा वर्ग ही बचेगा। और सरभारा जब बचेगा इसका मतलब राज्य अब क्या हुआ, एक ही वर्ग रहेगा, कौन, पूरे राज्य में सरभारा, और एक ही वर्ग का शासन होगा, सरभारा का शासन। अब राज्य की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो राज्य विहीन जो कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स का, तो राज्य विहीन अवधारणा उनकी यही थी। उन्होंने कहा जब क्रांति अपने तीसरे स्टेज में पहुंच जाएगी तो पूरे समाज में केवल एक वर्ग होगा, सरभारा, और एक वर्ग का शासन होगा, सरभारा का शासन। और जब ऐसा क्रिएट हो जाएगा, यही समाजवाद अपने चरम या अंतिम अवस्था में पहुंच जाएगा, तब वह साम्यवाद कहलाएगा। उसी की उसने साम्यवाद कहा था कार्ल मार्क्स ने, कहा हमको साम्यवादी दशा को प्राप्त करना है। और साम्यवादी दशा तभी प्राप्त हो पाएगी जब क्रांति अपने तीसरे चरण में पहुंचेगी। और तीसरा चरण क्या होगा बच्चों, तीसरा चरण वही होगा कि जिसमें एक ही वर्ग होगा, सरभारा वर्ग, और एक ही वर्ग का शासन होगा, सरभारा का शासन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सरभारा का शासन। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आप समझ गए कार्ल मार्क्स का। तो अगर आपसे मेरा क्वेश्चन हो कि आज कहीं भी साम्यवाद, कोई साम्यवादी देश है पूरी दुनिया में, रूस में केवल सरभारा वर्ग है, केवल सरभारा का शासन है, तो कहीं नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं। तो इसलिए जब कोई कहे कि हम साम्यवादी कंट्री हैं, तो कहो तुम लोग सो कॉल्ड साम्यवादी देश हो, तथा कथित साम्यवादी देश हो, क्योंकि कार्ल मार्क्स की जो साम्यवाद की अवधारणा थी तो कहीं संभव ही नहीं हुई। क्रांति हमेशा दूसरे चरण तक पहुंच पाई, लेकिन दूसरे चरण पे तीसरे चरण में क्रांति कभी गई ही नहीं। तो इसीलिए कहा यह गया कि जब क्रांति तीसरे चरण में कहीं गई ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तीसरे चरण में क्रांति गई नहीं, तो अब लोग उसको क्या करते हैं, किताबों में हमेशा समाजवाद और साम्यवाद को पैरेलल रूप से एक साथ इसको यूज करने लगे हैं। आप कहानी समझ गए इसकी, समाजवाद समझे जाओगे तभी आगे पूंजीवाद अच्छे समझ में आएगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कहां पे काली छाया और कहां सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं। अब आपको तरीका क्वेश्चन जो आया 2016 का कि एडम स्मिथ ने जहां सूर्य का प्रकाश देखा, कार्ल मार्क्स ने वहां काली छाया देखी, तो सूर्य का प्रकाश एडम स्मिथ ने किस चीज, कौन सी अवधारणा दी थी, ओपन इकोनॉमी की। प्रबोधन काल में उन्होंने कहा था ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए, बाजार को डिसाइड कर दो कितना मांग कितना उत्पादन, बाजार अपने नियमों से संचालित होगा, ठीक है, और इसमें सबको फायदा होता रहेगा। सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं कि एक बार अगर ओपन इकोनॉमी वाला फंडा लागू हो जाता है, हर जगह सुख समृद्धि ही रहेगी। तो एडम स्मिथ सूर्य का प्रकाश भी देख रहे हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स कह रहा है अगर ओपन इकोनॉमी हो गई और मध्य वर्ग इतना ज्यादा सशक्त हो गया तो लोगों का शोषण करेगा, और लोगों का शोषण करना उसकी फितरत में है, तो अपना लाभांश कभी नीचे देगा ही नहीं। इसका मतलब जहां सूर्य का प्रकाश एडम स्मिथ देख रहे हैं, कार्ल मार्क्स वहां काली छाया देख रहा कि नहीं, समझ रही, समझा देंगी हमें, बिना समझे नहीं। हम चाहते हैं कि जो हम बता रहे हैं वो आप हमको समझाने कंडीशन में रहिए। अगर हम कहते हैं कि एडम स्मिथ जहां सूर्य का प्रकाश देख रहा था, कार्ल मार्क्स वहां काली छाया देख रहा, तो कैसे, क्योंकि एडम स्मिथ का जो विचार था ओपन इकोनॉमी का विचार था, खुली अर्थव्यवस्था या मुक्त अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ महोदय ने दिया था प्रबोधन के समय, जब पढ़ाया मैंने अमेरिका की क्रांति के समय 1776 में उन्होंने अपने विचार दिए थे शुरुआत में, और उन्होंने कहा था ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए, ओपन इकोनॉमी होगी तो सभी को लाभ होगा, सभी के लिए बिन बिन सिचुएशन होगी, और सभी के लिए जब बिन बिन सिचुएशन हो जाएगी तो सभी सुख समृद्धि आ जाएगी। तो उनको तो हर जगह सूर्य का प्रकाश ही दिख रहा है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा भाई साहब आप जहां सूर्य का प्रकाश देखने का बात कर रहे हो,
आप सोच रहे हो कि ये लाभांश कमा लेंगे तो इनको ट्रांसफर कर देंगे, तो कभी ट्रांसफर इनको करने वाले नहीं है, ये और अमीर होते जाएंगे। आज भी वो चीज लागू होता है कि नहीं? देश कहा जाता है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है और कहा जाता है 1% के पास देश के 99% संसाधन 1% लोगों के पास कंजर्व है भारत में। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब तो आप यही समझ रहे हैं ना कि भाई उन लोगों ने अपने लाभांश को इतना बढ़ा लिया। अगर वो सोशल वर्क का काम भी करते, सही से सीएसआर फंड लागू होता, सीएसआर कानून सही से लागू कर पाते, वो लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से लागू कर पाते, तो आज सभी की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी होती। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप समझ रहे हैं ना कार्ल मार्क्स क्यों काली छाया देख रहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा कि इनकी फितरत में है अपना लाभांश नीचे तक वितरण न करने की, इसलिए परभारा वर्ग को खुद ही आगे आना पड़ेगा और क्रांति करके अपने अधिकार खुद प्राप्त करने पड़ेंगे। सेल्फ एलिनेशन की स्थिति से बाहर आओ। आपके दिमाग पे जिन लोगों ने इतना प्रेशर बना दिया कि तुम इसी लायक बने हो। छोटा सा एग्जांपल लास्ट क्लास में हाथी वाला दिया था मैंने। हमने कहा हाथी के बच्चे को शुरुआत में पतली जंजीर से बांध देते हैं जो लोग होते हैं, और हाथी बड़ा हो जाता है। हाथी जब बड़ा हो जाता है तो उसके दिमाग वही पतली जंजीर चाहता है एक झटके में तोड़ दे, लेकिन वो कभी तोड़ने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीजें बैठ चुकी होती हैं कि हम इस जंजीर को कभी तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बचपन में उसने काफी प्रयास किया था और जंजीर उससे टूटी नहीं थी, क्योंकि वो बच्चा था बचपन में। इसलिए वही कहा कि वही हाल मजदूरों का भी है, कि मजदूरों को इन लोगों ने इतना ज्यादा इस तरीके से बना दिया है कि अब वो लोग के लिए सेल्फ एलिनेशन की कंडीशन पहुंच गए हैं कि अब हमारा जो अंतिम दशा ऐसे ही गुजरना है। तो उन्होंने कहा कि जागो, उठो मजदूरों, दुनिया के मजदूरों उठो, समय आ गया है तुमको अपने अधिकार प्राप्त करने का। नहीं मिल रहा तो छीनो, और छीन कर अपने राइट प्राप्त करो। इसलिए इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद नाम दिया, और वैज्ञानिक समाजवाद नाम दिया। इन्होंने कहा एक दिन आएगा पूरे विश्व में केवल एक वर्ग होगा, सरभारा वर्ग, और एक वर्ग का शासन, सरभारा का शासन। अभी हम कार्ल मार्क्स के मूल्यांकन को करते समय उनकी समस्या भी बताएंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने घोषणा की थी, अनाउंस किया था कि समाजवादी क्रांति उसी देश से शुरुआत होगी जो देश सबसे ज्यादा औद्योगिकृत होगा। कार्ल मार्क्स ने इस लाइन को कहा था कि जो देश सबसे ज्यादा औद्योगिकृत देश होगा उसकी शुरुआत वहीं से होगी, जो है इस समाजवाद आने की, क्योंकि वहीं विद्रोह करेंगे, वहीं के मजदूर विद्रोह करेंगे और अपने अधिकार छीनने के लिए वहां की सत्ता को उठा के पलट देंगे, और उसके बाद वहां पे फिर पूरे विश्व में समाजवाद फैलने लगेगा। लेकिन कार्ल मार्क्स यहाँ पे गलत साबित हो गया, क्योंकि सबसे औद्योगिकृत देश दुनिया में उस समय इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी थे, लेकिन समाजवादी क्रांति सबसे पहले रूस से आई है, और रूस उस समय सबसे कम औद्योगिकृत देश था। अभी हम रशियन जब औद्योगिक क्रांति बताया, हमने बताया नहीं, बहुत बाद में डेवलप हो रहा था, उसके पास औद्योगिक क्रांति उतनी उसके वहां पे उतना नहीं था, वहां राज्य का कंट्रोल बहुत ज्यादा था। तो कार्ल मार्क्स के विचार यहाँ फेल भी हुए हैं। ठीक है, यहां तक जो कार्ल मार्क्स को पढ़ाए किसी को दिक्कत नहीं है? कार्ल मार्क्स को लेके कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद क्यों कहा गया? हाँ, एक एक लोग बताइए, वैज्ञानिक समाजवाद क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें तार्किक पक्ष था, तर्क की बात करता था, क्योंकि वो कहता था यूटोपिया में मत रहो, मतलब फिर आदर्शवादी मत बनो, आदर्श समाजवादी रहोगे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो इसलिए कहा तार्किक बनो। तर्क यही कहता है जिसके पास पैसा हो अपना पैसा और बढ़ाने का प्रयास करेगा। वहां पे आपको या तो कड़े कानून लाना पड़ेगा, या तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, या तो तुम्हारा अपना यदि प्रजातंत्र या निम्न वर्ग का शासन स्थापित करना पड़ेगा, जबरदस्ती उनके ऊपर दबाव बना के उनको एक काम करने के लिए मजबूर किया जाए। हाँ, तो राज्यविहीन समाज लाना पड़ेगा। हालांकि वो राज्यविहीन समाज की अवधारणा वो कार्ल मार्क्स का यूटोपिया हो गया। यूटोपिया मतलब कल्पना हो गया, क्योंकि कहीं भी राज्यविहीन समाज आ नहीं पाया, कहीं नहीं आ पाया। लेकिन और उसके साथ साथ इनके काम ने हिंसा को बढ़ावा दिया, समाज में दिया कि नहीं? कि उन्होंने कहा जबरदस्ती छीनो। और आज आप भारत में जितने भी समाजवादी स्टेट देख रहे हो, जहां पे जो लोग अपने को कम्युनिस्ट कहते हैं, तो जो कम्युनिस्ट स्टेट आप देख रहे हो कहां पे? कम्युनिस्ट बंगाल में क्या हालत है? हिंसा चरम पर है। वहां पे डेवलपमेंट की क्या स्थिति देख रहे हो? मशीन, कहीं इंडस्ट्री डेवलप है? नहीं। केरला में जिसको आप कहते हो बहुत डेवलप स्टेट है, लेकिन क्या वो इंडस्ट्रियल रूप से डेवलप है? वो भी इंडस्ट्रियल रूप से डेवलप नहीं है, क्योंकि वहां के लोग बहुत लोग बाहर जाते हैं, रेमिटेंस आता है, एजुकेशन का स्तर अच्छा है, ये सब जो चीजें हैं, तो वहां पे उनके डेवलपमेंट की कंडीशन दफा अलग है, लेकिन इंडस्ट्री वहां डेवलप नहीं हो पा रही, क्योंकि समाजवाद और कार्ल मार्क्स ने इंडस्ट्री के डेवलपमेंट होने का आधार ही नहीं छीना, मतलब छोड़ा है। हमेशा कहा गया कि दो वर्गों के बीच में क्लैश ही होता रहेगा, और एक क्लैश करेंगे, क्लैश हो तभी ठीक है। दोनों तो हमेशा हिंसा को ही प्रमोट जहां करेंगे, यूनियन को प्रमोट करेंगे, तो वहां काम तो अपने आप रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। इसलिए जितने भी रशिया की स्थिति आप देखिए, पिछड़ गया कि नहीं दुनिया में पूंजीवादी देशों के देश में। आज बेचारा लूना 25 भी नहीं पहुंचा पाया, आज वहां पे बहुत पीछे चला गया।
एक समय था सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचने का उसका वो था, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन सबसे पहले बनाया था वो रूस, जब सोवियत रूस था। तो एक समय तो आगे था, लेकिन जब समाजवाद का गुब्बारा फूटेगा, अभी कैसे फूटेगा हम बताएंगे, तब कार्ल मार्क्स अपने कब्र में बैठ के रोता है। और अभी कहते हैं इंग्लैंड में उसका कब्र बना और इंग्लैंड के कब्र में बैठ के रो रहा है वो, भाई साहब हम कह के क्या गए थे, हमारे नाम पे क्या लागू करवा रहे हो। क्योंकि जिस साम्यवाद की बात किया था, जिस क्रांति की बात किया था, माना कि वो क्रांति हिंसा के बल पर प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन लेनिन और स्टालिन क्या किया है। अभी आपको रशिया की क्रांति और रशिया को पढ़ाएंगे, और आज का जो आज रूस और यूक्रेन का मुद्दा देख रहे हैं, वहां पे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। वहां पे उन्होंने कहा कि भाई हम कह के क्या गए थे, तुम लागू क्या कर रहे हो। क्योंकि तानाशाह बन बैठा ना स्टालिन और लेनिन, और लेनिन के बाद स्टालिन तानाशाह हुआ, और आज कुछ हद तक कह सकते हैं कि पुतिन ने भी तानाशाही दिखाई ना किसी रूप में। जबरदस्ती तुमने युद्ध थुपवा दिया, अगर चाहते तो बचा सकते थे देश को, लेकिन कहने के लिए हमारे क्या कहते हैं लोकतंत्र, हम समाजवादी देश हैं, लेकिन समाजवाद का कितना वहां पालन हो रहा, कितना लोगों को राइट है अपनी बात कहने का, जो भी बात कहने आता है उसको मरवा दिया जाता है वहां भी आज भी। आप अपने को चाइना साम्यवादी देश कहता है, तो आपको लगता है चाइना साम्यवादी है? सो कॉल्ड साम्यवादी बने टहल रहे हैं, उनके कहां से ज्यादा कहां पर जो है निम्न वर्ग का शोषण हो जाता है। अगर यहाँ इंडस्ट्री डेवलप होनी है तो कोई कुछ भी सुनेंगे नहीं, तुरंत क्या करेंगे, वहां से लोगों को हटाएंगे और वहां पे हटा के वहां पे क्या करेंगे, वहां इंडस्ट्री वहां डेवलप करवा देंगे। तो सो कॉल्ड जब इन लोग के सामने समाजवादी जोड़िए, खासकर उनके लिए कह सकते हो, रशिया के लिए, लेकिन चाइना की तो सबसे बड़ा पूंजीवादी देश कहिए, उसके यहाँ पे तो पूरा प्रशासन ही पूंजीवादी प्रशासन है, तो इसलिए उसको सो कॉल्ड कम्युनिस्ट कंट्री कहा करिए चाइना को। कोई भी साम्यवादी देश वो है ही नहीं है, साम्यवादी देश तो दुनिया में कोई नहीं है। अब तो हमने कहा कि साम्यवादी, चूंकि कार्ल मार्क्स का साम्यवाद की परिभाषा ही अस्तित्व में नहीं आ पाई, कभी वो स्टेज ही कभी नहीं आ पाया, इसलिए द्वितीय चरण में हमेशा समाजवाद और साम्यवाद को लोग पैरेलल यूज करने लगे हैं। आप लोग तो कंफ्यूजन इसमें, साम्यवाद को आपको परिभाषित करना तो आप एक लाइन में कहिए कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग साम्यवाद की दशा वही है जब राज्य में केवल एक ही वर्ग हो सरभारा और एक ही वर्ग का शासन हो सरभारा का शासन, जहां राज्य की अवधारणा आवश्यकता ही न रह जाए, तो राज्य